नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। कॉमर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है कि स्पेशल क्लास फॉर लास्ट 15 डेज के करीब ही आपके रह गए हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। पिछली बार की बात करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं डिसीजन मेकिंग में से। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें ये पूछा गया था कि कुछ क्वांटिटेटिव अप्रोचेज हैं, उन से कौन सी क्वांटिटेटिव है और कौन सी नॉन क्वांटिटेटिव है। 3 नॉन क्वांटिटेटिव के बाद एक क्वांटिटेटिव थी और वो हमने सेलेक्ट करनी थी। तो अगर हमें क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव की मेथड के बारे में कुछ पता होगा तो ही हम कर पाएंगे। और क्वेश्चन सेम तो आने वाला नहीं है, उस टॉपिक में से आएगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जिस टॉपिक में से पहले क्वेश्चन आ रहा है, जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, उसी चैप्टर में से ही नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन बदल के आ रहा है। तो देखिएगा, डिसीजन मेकिंग में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। मैनेजमेंट के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, लगभग हर चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग की, मोटिवेशन थ्योरीज की, आपके जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के किसने दिए, जैसे पिछली बार था कि भी हेनरी फ्योल ने कौन सा डिसीजन नहीं दिया, जो 14 प्रिंसिपल है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन लगभग हर एक के अंदर है। ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, तो लगभग हर टॉपिक को मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूंगी हर क्लास के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग की बात मैं अगर बात करूं कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, कि हम आने वाली सिचुएशन के हिसाब से कैसे डिसीजन लेते हैं, वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। जैसे कि बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में ही हम किस चीज़ का बिजनेस करें, किसका हमें बिजनेस करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग है। किस प्रकार से हम अपने फंड को रेज करेंगे, डेट करेंगे या इक्विटी करेंगे, डिसीजन है आपका। रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज किया जाएगा, कैश किया जाएगा या फिर आप उसको क्रेडिट पे करेंगे। रॉ मटेरियल आप चीपर यूज करेंगे या फिर फाइन क्वालिटी का यूज करेंगे। इस तरह की फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में अलग अलग टाइप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन आपके फ्यूचर में आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने डिसीजन सही लेते हैं तभी आपका जो फ्यूचर है वो सही ढंग से बन पाएगा। जैसे कि एस्टेट का फॉर्म आपने फिल नहीं किया, आता आपको सब कुछ है, आप चांस नहीं ले रहे इस बार, तो ये आपका डिसीजन है। हो सकता है आप डिसीजन ये ले रहे हो कि इस बार का फॉर्म हम फिल कर देते हैं और हम क्लियर करेंगे, ये आपका डिसीजन है। आपने फॉर्म भर दिया, आप क्लासेस कुछ भी नहीं देख रहे, आप तैयारी नहीं कर रहे, पेपर देने के लिए जाके खड़े हो गए, वो भी एक आपका डिसीजन है। लेकिन हर डिसीजन का अलग अलग रिजल्ट है, वो आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अब आज के टाइम में सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं रैशनल हैं, कस्टमर हैं वो भी रैशनल हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले डिसीजन कितने प्रकार के हैं। तो डिसीजन हमारे 2 होते हैं, एक तो प्रोग्राम्ड होता है, एक नॉन प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम्ड का मतलब क्या है कि हमें पता है हम आने वाले टाइम में क्या हमारे पास सिचुएशन आएंगी और हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन को लेने वाले हैं। जैसे 10th के बाद हर स्टूडेंट को पता होता है कि 10th हमारी क्लियर होगी, आने वाले टाइम में हम कौन सी स्ट्रीम लेंगे। आपका डिसीजन पहले ही प्रोग्राम्ड होता है कि आपने ये स्ट्रीम लेनी है। कोरोना काल के टाइम में आपको किसी को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, हमारा फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, और दोबारा से भी 3rd वेव या 4th वेव आने की तैयारी हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एकाएक गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा, एकाएक पब्लिक को डिसीजन लेना पड़ा, एकाएक हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो गया और हम लोग अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे। इस तरह के जो डिसीजन लेने थे वो क्या थे, नॉन प्रोग्राम थे। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्लाइमेट आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम लोगों को एकाएक घर पर बैठना पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग बैठे। तो ये क्या है, नॉन प्रोग्राम्ड है। और प्रोग्राम जो जनरली हमें पता होता है फ्यूचर के अंदर जो हम काम करेंगे और हम उसका डिसीजन कैसे लेंगे। तो हम अब इसके अंदर डिसीजन के अंदर आज के टाइम की बात करें तो प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग तो होते हैं, लेकिन उसमें भी आजकल स्टैटिस्टिक्स
टैक्टिकल जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो वो कैसे, जैसे कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो पीएचडी कर रहे हो सकता है कुछ लोग कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे हो, कोई रिसर्च पेपर बना रहा हो, कोई जनरली कोई टेक्निक रिसर्च कर रहा हो, तो उनको पता होता है कि रिसर्च के अंदर, जैसे कि अभी अभी रिसेंटली नेट का पेपर हुआ था, तो नेट के अंदर नेट के पेपर में आप लोगों को एक टॉपिक था आपका फर्स्ट पेपर में रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर आपको पहले पता होता है कि पहले प्रोग्राम को किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग डिफाइन करेंगे, फिर आप अल्टरनेटिव सर्च करेंगे, फिर आप उसमें से चूज़ करेंगे, फिर आप रिजल्ट पे जाएंगे, मतलब उसके लिए सर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। सेम ऐसे ही जैसे हाइपोथेसिस वगैरह होती हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर भी टेक्निकली आजकल क्या क्या है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप अल्टरनेटिव जो हैं उनको सर्च करेंगे, फिर अल्टरनेटिव में से चूज़ करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव डिसीजन हमें लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप उस डिसीजन तक पहुंचेंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में टेक्निकली डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट हैं। टेक्निकली अब डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसके, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज हम उन टेक्निक को समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, हर एक पॉइंट में आपको बार बार कहती हूँ, हर वीडियो आपको 1 या 2 नंबर दिलवा सकती है। जितनी भी मेरी क्लासेस रहने वाली हैं 95% 5% आपका लक होगा। तो आपने जो भी, जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना, एंड तक देखना है, कोई पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना। हो सकता है उसी पॉइंट के अंदर आपका क्वेश्चन हो, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ आपको, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग है वो 2 टाइप से होते हैं। कैसे? एक तो इंडिविजुअली, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। कभी कभी हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो मालिक है, हमारा ओनर है, वही डिसीजन ले लेता है बिना किसी से पूछे। कई बार उसे लगता है कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिसके अंदर वो सिंगल इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले पाता, उसको लगता है कि मुझे ग्रुप में डिसीजन लेना चाहिए। तो वो जो ग्रुप डिसीजन है वो किस किस टाइप से है, इसमें से ही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है या नॉन क्वांटिटेटिव अप्रोच है। सबसे पहले ये नॉन क्वांटिटेटिव अप्रोच है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओसबोर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो फंडा है, जो कंसेप्ट है, वो दिया था 1938 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? अगर बात करेंगे हम नीति आयोग की, नीति आयोग आप सबको पता है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया, 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हो गया। अब उसके अंदर जो डिसीजन है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू लिए जाते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको रखा जाता है और फिर उनमें से पूछा जाता है कि क्या डिसीजन अब लेना चाहिए, ये हमारी सिचुएशन है, हम लोग क्या करें हम। तो ये हो गया आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आई तो देश भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो आएंगे और अपना अपना डिसीजन देंगे, उसमें से एक डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारे एक्सपर्ट नॉलेज वाले पर्सन, जैसे मान लो अब ये बीमारी आई कोरोना वाली, तो वैक्सीनेशन भी बनी, लेकिन वैक्सीनेशन क्या एक पर्सन ने बनाई, बहुत सारे एक्सपर्ट ने मिलकर बनाई है। किस तरह से हम इस चेन को तोड़ें, बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया, ग्रुप डिसीजन था। खाली नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि हम लॉकडाउन लगाएं ना लगाएं, सब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े एमपीज, बड़े बड़े एमएलए को बुलाया गया, मीटिंग की गई कि हम लोग क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है। उसके बाद आगे है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक हमें नाम से ही समझ में आ रही है कि जिसका हम नाम नॉमिनेट करेंगे वही अपना डिसीजन देगा। जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर चीज़ की एक कमेटी होती है, हर चीज़ की। स्टूडेंट वेलफेयर है, उसके लिए कमेटी है, एग्ज़ाम के लिए अलग से कमेटी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अलग से कमेटी है।
तो जिन पर्सन का नाम उसके अंदर नॉमिनेट होता है, डिसीजन वही लेते हैं। उस कमेटी के अलावा कोई और अनदर पर्सन जाकर अपना डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर हैं, वो नॉमिनेट हैं, वही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये क्या होता है, नॉमिनेट ग्रुप टेक्निक। ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा, कई सारे पर्सन्स का नाम नॉमिनेट होगा जो एक्सपर्ट होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे, उनका पर्टिकुलर वही फील्ड होगा, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर पर्टिकुलर नाम नहीं होते, लेकिन एक्सपर्ट बहुत सारे बुलाए जाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज मेन डिफरेंस। उसके बाद अगला है डेल्फी टेक्निक। अभी आप पेपर देने जा रहे हो एस्थेट का, कुछ टाइम पहले आपने नेट का पेपर दिया। पेपर क्या एक पर्सन ने बनाया था? नहीं, बहुत सारे पर्सन मिलकर पेपर बनाते हैं। हर पर्सन को पेपर बनाने के लिए दिया जाता है जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो उनके नॉमिनेट होते हैं। हर पर्सन, मान लो अगर आपके 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन बनाएंगे। उन 100 के 100 क्वेश्चन में से उन एक पेपर को सेट नहीं किया जाएगा। 100 क्वेश्चन पेपर अगर मान लो 100 पर्सन है और 100 क्वेश्चन 100 पर्सन्स ने बनाए हैं तो 1000 क्वेश्चन हो गए। उनमें से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं और वो आपका पेपर बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक पेपर में यूज होती है। सीबीएसई का पेपर चल रहा है इस टाइम में, बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो क्या एक पर्सन उसको सेलेक्ट करेगा? नहीं, बहुत सारे पर्सन्स को डिसीजन दिया गया होगा पेपर बनाने के लिए कि आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर। उनमें से 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि ये आपके पेपर में आएंगे। तो ये क्या है, डेल्फी टेक्निक है। फिर है जी सेंसस मैपिंग, कॉन्शियस मैपिंग। कॉन्शियस मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जब तक नहीं आता हम उसको बार बार डिसीजन को चेंज करके वहां तक पहुंचते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एस्थेट क्लियर करने के लिए डिसीजन ले लिया कि इस बार हम एस्थेट क्लियर करेंगे। आपने हो सकता है पिछली बार 3 बार पेपर दिया हो सकता है किसी ने 4 बार दिया हो, किसी ने 5 बार दिया हो। आपने जब तक पेपर क्लियर नहीं कर लेना, आप डिसीजन लेते रहोगे, फॉर्म भरते रहोगे। ये क्या हो गया, आपका कॉन्शियस मैपिंग हो गया कि जब तक आप एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप उसको करते रहोगे। ठीक है जी, ये आपकी सारी की सारी कौन सी होगी, ग्रुप डिसीजन। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अलग अलग एक्सपर्ट अपना डिसीजन देने वाले हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसको नाम को नॉमिनेट किया जाएगा वही अपना डिसीजन देगा। डेल्फी टेक्निक क्वेश्चन पेपर वाली। कॉन्शियस वाली क्या हो गई जी, जब तक आप डिसीजन में रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं कर लेते तब तक आप पीछे पड़े रहोगे। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है आपका, हमारे जो डिसीजन के 4 और पॉइंट्स हैं। एक है जी रूटीन अप्रोच, एक है साइंटिफिक अप्रोच, एक है आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक है आपकी क्रिएटिव अप्रोच। मैंने आपको रूटीन अप्रोच के बारे में बताऊंगी, फिर आपको साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव और क्रिएटिव। देखिएगा रूटीन अप्रोच हमें समझ में आ रहा है कि जो डेली रूटीन के अंदर जो हम लोग काम करते हैं उसी को हम लोग अपनी अप्रोच में डालेंगे। जैसे हमने डिसीजन लेने के लिए जनरली कोई डिसीजन, मान लो हमारा ओनर लेता है, कोई प्रॉब्लम आई, हम ओनर के पास गए, उसने अपना डिसीजन ले लिया, फॉलो हो गया। ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, पुराने टाइम से जो डिसीजन ले रहा है वही लेगा, रूटीन अप्रोच है। और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। जैसे देश के बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, प्रधानमंत्री लेंगे, उससे बड़े डिसीजन है राष्ट्रपति लेंगे। तो ये हमारी परंपरा बनी हुई है, तो वही लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल डिसीजन लेता है तो प्रिंसिपल ही लेगा। रूटीन चल रहा है, रूटीन अप्रोच आ गई। उसके बाद सेकेंड है आपका साइंटिफिक। अब रूटीन अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करने का टाइम आ गया है। अब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको साइंटिफिकली बताया था कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है,
फिर हम उसको रोकने के लिए अल्टरनेटिव को ढूंढेंगे कि ये अल्टरनेटिव से हम उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं उसको सोल्व करने के लिए। फिर हम उसमें से एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, फिर हम डिसीजन तक पहुंचेंगे। साइंटिफिक अप्रोच हो गई आपकी। फिर है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस के काफ़ी सारे पार्ट हैं, मैं अलग अलग करवाऊंगी। उससे पहले क्रिएटिव अप्रोच को समझ लेते हैं एक बार। क्रिएटिव अप्रोच, कुछ नया करें, आए ना कुछ नया करें, बिल्कुल करें। इस बार तैयारी नए तरीके से करें, इस बार हम कुछ अलग करें, क्यों ना नया करें, क्यों ना करें, बिल्कुल करें। तो ये क्या है, क्रिएटिव अप्रोच है। कोई भी प्रॉब्लम आई हमने सोल्व कर ली, टेक्निकली कर ली, साइंटिफिकली कर ली, क्वांटिटेटिवली कर ली, लेकिन अब हम कुछ नया करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आई उसकी जड़ तक पहुँचना है। प्रॉब्लम जो कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन के लिए बोलना है। मान लो अगर लेबर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेबर के पास जाके उन्हीं से सॉल्यूशन ढूंढना। इस तरह से काफ़ी सारी क्रिएटिव अप्रोचेज होती हैं जो कुछ नया करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं। और वो नया करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैठो हम बैठ आया। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो नई टेक्निक्स हैं उसको ढूंढते हैं। वो हमारी कौन सी होगी, क्रिएटिव अप्रोच। क्रिएटिव अप्रोच, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, अप्रोचेज हैं, वो है जी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या कहती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोचेस कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हो सकता है उस टेक्निक में से एक टेक्निक में आपको पूछ लिया जाए कि ये टेक्निक क्या कहती है। तो एक है जी हमारा डिसीजन ट्री, जो पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच कौन सी है। तो एक तो था जी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक आपकी डेल्फी टेक्निक थी, एक कॉन्शियस मैपिंग था, और एक था डिसीजन मेकिंग। तो हमारा आंसर था डिसीजन ट्री, ये हमारा आंसर था। लेकिन हम में से आधे से ज़्यादा पर्सन्स ने इसको गलत कर दिया। हमने कहा ट्री वाला तो क्या होता होगा, ऐसा कोई थोड़ी होता है कि डिसीजन ट्री है, तो हमने गलत कर दिया उसको। तो देखिएगा डिसीजन ट्री का मतलब क्या होता है, हमने एक डिसीजन लिया, एक स्टेप हम लोग आगे चले, उसका जो नेक्स्ट है रिजल्ट वो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, उसी पे वो डिपेंड करेगा। अगर हम एक स्टेप चलेंगे तो हम दूसरे पे पहुंचेंगे, अदरवाइज हम दूसरे पे पहुंच ही नहीं सकते। तो ये क्या है, डिसीजन ट्री है। और अगर हमने एक डिसीजन गलत ले लिया तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, उसका रिजल्ट ये हो सकता है हम नीचे आ जाएं, जीरो पे आ जाएं। और अगर हमने अच्छा डिसीजन ले लिया तो हो सकता है हम अगले स्टेप पे आते जाएं। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। वो रिस्क से हम यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं और हम नीचे भी जा सकते हैं, जीरो पे भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आपका जो अप्रोच हो जाएगी। फिर है एक लीनियर प्रोग्राम, एलपी टेक्निक बोला जाता है जिसको, लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम क्या कहता है कि आप ऐसा डिसीजन लें जिससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। उसके लिए हम लोग लीनियर प्रोग्राम को, मतलब कि हम लोग सर्च करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे कैसे हम लोग कौन सा ऐसा डिसीजन लेके हमारी जो कॉस्ट है बिल्कुल कम हो जाए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। एलपी टेक्निक लीनियर, ये हमारी मैथमेटिकल जो अप्रोच होती है, हम मैथ्स के अंदर जो ट्रिक लगाते हैं कि किस तरह से हम इंटरेस्ट को कम करेंगे, किस तरह से हम लोग लो कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं, तो वो सब मैथमेटिकल टेक्निक को हम लोग लीनियर प्रोग्राम में पुट करते हैं। फिर आपका आ गया जी गेम थ्योरी। देखिए गेम थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि कहीं हम खेल खेलेंगे, कोई ऐसा कोई गैम्बल सा करेंगे, नहीं। गेम थ्योरी के अंदर क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं और आप उस स्ट्रेटजी से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से ही गेम बनाया जाता है आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में उस गेम को पूरा करके निकलना होता है।
जैसे HDFC है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि ये सिचुएशन आई तो आप कैसे निकल के बाहर आओगे, ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या डिसीजन लोगे। डिसीजन लेने के बाद साथ के साथ आपको रिजल्ट दिखाता रहता है। वो आपकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा कंप्यूटर में, और आप उसके हिसाब से ही उसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपका आगे रिजल्ट आता जाएगा। सेम ऐसे ही आर्मी का होता है। जब युद्ध नहीं होता तो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उनमें ऐसी सिचुएशन दी जाती है, दुश्मन यहाँ से आ जाए तो आपने क्या डिसीजन लेना है, दुश्मन पीछे से वार कर ले, आपके पास हथियार नहीं है, आप क्या डिसीजन लेंगे। तो ये हमारी गेम थ्योरी होती है। अलग अलग सिचुएशन के अंदर आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं उस टाइम में, उसको हमने जब हमें एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें वही चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। ये होता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी किसने दी थी? न्यूमैन मॉर्गन स्ट्रेन ने। न्यूमैन मॉर्गन स्ट्रेन, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपका कि गेम थ्योरी किसने दी थी, तो न्यूमैन मॉर्गन स्ट्रेन ने। फिर उसके बाद आपकी लास्ट थ्योरी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्यूइंग या फिर वेटिंग थ्योरी। क्यूइंग या फिर वेटिंग थ्योरी। क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन में लगना। वेटिंग का मतलब भी वही होता है कि हम किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसमें डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे हम अगर हमारे बिजनेस में हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोग वेटिंग में लगे हुए हैं। बहुत सारे डिसीजन हम ऐसे क्या लें वेटिंग के लिए कि उस वेटिंग को बराबर कर दिया जाए, कि लोगों को वेट ना करना पड़े। एक सिचुएशन वो भी हो सकती है कि जैसे आप का जो प्रोडक्शन जहाँ पर हो रही है, जिस फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा डिमांड कम है कि बाकी जो लोग हैं, जो लेबर है, वो आइडल है, बेकार हो रही है, मशीनरी आपकी बेकार हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ओनर को उसको पेमेंट भी देनी पड़ती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एवरेज हो जाए, सामान का सही यूटिलाइज हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, डिमांड भी बढ़े। तो ये जो डिसीजन लिए जाएंगे, ये जो टेक्निक होती है, ये कौन सी होती है? वेटिंग थ्योरी। कि लोगों को वेट ना करनी पड़े, लोगों को बिल्कुल वेट नहीं करनी पड़ेगी, और मालिक को भी वेट ना करनी पड़े, कैसे हम अपने को इम्प्रूव करें। तो एवरेज करना उस चीज़ को, एवरेज अराइवल रेटिंग, एवरेज सर्विस रेटिंग, एवरेज लेंथ रेटिंग, क्यों। तो ये सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, उसको मेजरमेंट किया जाता है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया। 99% एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, हर बार आता है। कई बार ये टेक्निक के नाम पूछ लिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये कौन सी है। कई बार ये पूछ लिया जाता है ग्रुप डिसीजन है या इंडिविजुअल है। जैसे पिछली बार क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पूछ लिया, हो सकता है क्रिएटिव पूछ ले, साइंटिफिक पूछ ले, रूटीन का अप्रोच के बारे में पूछ ले, या फिर आपसे इन टेक्निक्स में से किसी के बारे में ये पूछ सकता है कि ये टेक्निक कौन सी है। तो ध्यान रखना है आपने, अपना ध्यान रखिए। कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, तो आपको अपना ख्याल भी रखना है, साथ के साथ आपको पेपर की तैयारी भी करनी है। टाइम बहुत कम है, 15 डेज है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि रोज़ आपको एक वीडियो मिले जिसमें आप मोटिवेट भी हों और साथ के साथ आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो। और टाइम कम है, इसीलिए आप जितनी पिछली मेरी वीडियोस की सीरीज़ हैं, लगभग 42 वीडियोस मैंने पिछले साल डाली हुई थी कॉमर्स की, आप उनको देखिए, आप उनसे नोट्स बना सकते हैं। अगली वीडियोस भी आपको हेल्प करेंगी, रिवीजन सीरीज़ के टाइप में है। एक एक टॉपिक को पूरी एक ही वीडियो में कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको दो दो वीडियो में ना उलझना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।